वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हुसैन अहमद और मैं लेकर के आई हूं आपके लिए चैप्टर 10 साउंड का एक वन शॉर्ट रिवीजन। तो क्या आप तैयार हैं इस पूरे चैप्टर को एक सिंगल को में समझने के लिए? लेट अस बिगिन विद द टॉपिक्स टू बी कवर्ड टुडे, जो कि हैं साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन, वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स, नॉइज एंड म्यूजिक, नॉइज पॉल्यूशन। सो आज हम ये सारे टॉपिक्स समझेंगे और सबसे पहले देख लेते हैं कि साउंड क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, कैसे पता चलता है आपको कि आपके स्कूल की छुट्टी हो गई है? बेल रिंग करती है, साउंड आता है। क्या आपने लुका छुपी खेला है? कैसे पहचानते हो कि आपके फ्रेंड्स आसपास है? उनके साउंड से। इसके अलावा भी आप अपने फ्रेंड्स से गप्पे शप्पे कैसे मारते हो? साउंड इज द मीडियम जिससे आप बातें करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो साउंड क्या होता है? साउंड होता है वाइब्रेशन। साउंड क्या होता है? वाइब्रेशंस जो ट्रैवल करते हैं थ्रू एनी मीडियम, जैसे कि एयर, एंड कैन बी हर्ड व्हेन द वाइब्रेशंस रीच एन इंडिविजुअल और एन एनिमल्स ईयर। तो जब वाइब्रेशंस होते हैं, जब हमारे ईयर तक पहुंचते हैं तो हमें साउंड सुनाई देता है। सो वाइब्रेशन ट्रैवल कर पाते हैं, साउंड की वाइब्रेशन ट्रैवल कर पाते हैं थ्रू एनी मीडियम, जैसे कि एयर, सॉलिड, वाटर। सो अब बताएं कि हमने ये सारे साउंड सुने, हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड सुने, हमने बेल के टिंग टोंग साउंड सुने, है ना, रिंगिंग साउंड सुने। सो इतने सारे तरह के साउंड होते हैं हमारे आसपास। ये कैसे कॉज किए जाते हैं? ये कॉज किए जाते हैं बाय वाइब्रेशंस। ऑलराइट, सो डू यू फील द वाइब्रेशंस? जब अगर हम ऐसे मेटल के ऊपर यहाँ पर हिट करते हैं उसके सरफेस को, तो क्या आपको वाइब्रेशंस फील होते हैं? क्या साउंड आता है? यस, आता है। और यहाँ जब तक साउंड आता है तब तक हमें वाइब्रेशन देखने को मिलती है। जैसे ही साउंड आना बंद होता है, यहाँ पर वाइब्रेशन भी बंद हो जाती है। सो एक बार जब ये साउंड बंद हो जाता है तो क्या आपको तब भी वाइब्रेशन फील होती है? नहीं। ओके, यहाँ पर साउंड भी सुनाई नहीं देता है। सो टच करें इस प्लेट को और आफ्टर जब साउंड प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है, अब अगर हम टच करके भी देखें तो हमें पता चलेगा कि वाइब्रेशन अभी नहीं हो रही है। सो कैन यू फील द वाइब्रेशंस नाउ? नो। अब अगर हम एक रबर बैंड को ले, यहाँ पर एक रबर बैंड को ले, ऑलराइट। सो अब अगर हम इसको क्या कहते हैं, कुछ इस तरह से पेंसिल्स के थ्रू स्ट्रेच करके यहाँ पर रखेंगे और इसको प्लग करेंगे यहाँ पर, तो वो वाइब्रेट करेगी, साउंड प्रोड्यूस होगा, जिससे हमें पता चलता है कि जो साउंड है वाइब्रेशन से कॉज होता है। अब अगर हम कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखें, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत तरह के होते हैं। कुछ होते हैं स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स, जिनमें स्ट्रिंग लगी रहती है, स्ट्रिंग स्ट्रेच होती है और फिर हमें साउंड सुनाई देता है। ओके, साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। यहाँ पर भी स्ट्रिंग्स वाइब्रेट कर रही है, जैसे कि वायलिन, गिटार, सितार। अब इसके अलावा कुछ विंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग एयर कॉलम। यहाँ पर एयर कॉलम में जब साउंड वाइब्रेट करता है तो हमें साउंड प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि ट्रम्पेट, फ्लूट, हार्मोनिका। इसके अलावा भी कुछ परकशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ पर साउंड प्रोड्यूस करता है बाय वाइब्रेटिंग स्किन ऑफ द मेम्ब्रेन। हम यहाँ पर देख सकते हैं हर जगह पर वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन होने से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर जो इसकी मेम्ब्रेन होती है, ये जो मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर, ये वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से हमें साउंड सुनने को मिलता है, जैसे कि तबला, ड्रम, ढोलक। ऑलराइट, हमने देखे कि कई तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर हम एक एक्टिविटी करके देखें, जैसे कि यहाँ पर एक प्लेट है, ऑलराइट, एक प्लेट है, उसमें वाटर हमने भरा हुआ है। सो यहाँ पर जब हम उस प्लेट के सरफेस पर यहाँ पर अगर हिट करेंगे, साउंड प्रोड्यूस होगा। और साउंड के साथ साथ ये जो वाटर है ना, इस वाटर के सरफेस पे भी हमें कुछ वेव्स दिखाई देंगी, तो व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ वाटर? हमें वेव्स दिखाई दी, है ना, कुछ वेव्स दिखाई दी इन द सरफेस ऑफ वाटर। सो इज देयर अ हिंट टू कनेक्ट साउंड विद द वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी? यस, हमें पता चलता है कि जो साउंड्स है वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो वाइब्रेटिंग डिश जो होती है वो प्रोड्यूस करती है वेव्स इन वाटर। ऑलराइट, सो अब क्या होता है कि वी सी दैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करता है साउंड को। इन सम केसेस द वाइब्रेशंस आर इजीली विजिबल टू अस, जैसा कि हमने सरफेस ऑफ वाटर पे देखा कि जो वाइब्रेशंस होती है वो हमें देखने को भी मिल जाती है। पर मोस्ट केसेस जो एम्पलीट्यूड होता है ना, वो इतना छोटा होता है, उनका जो एम्पलीट्यूड होता है वो इतना छोटा होता है, इतनी छोटी वेव्स होती है कि वी कैन नॉट सी देम, हाउएवर वी कैन फील देम। हम बहुत सारे केसेस में फील कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट सी द वेव्स इन ऑल द केसेस ऑफ द साउंड। अभी स्पीक लाउडली फॉर अ व्हाइल और सिंग अ सॉन्ग और बज लाइक अ बी। अब थोड़ी देर तक अगर हम बहुत देर तक अगर गाना गाए और यहाँ पर ऐसे बज करे तो हम लोग को यहाँ पर ऑन द इफ वी पुट अ हैंड ऑन द थ्रोट, तो फिर आपको वाइब्रेशंस फील होती है? कभी गाना गाते देखो, बोलते देखो, बात करते देखो, बस करते देखो, करते देखो, क्या आपको वाइब्रेशंस फील होती है यहाँ पर? यस, तुम्हें फील होंगी ऑन योर थ्रोट वाइब्रेशंस। ऑलराइट, सो इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स। हमारे
वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंग्स पर से साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है ऑन अ थ्रोट. सो पुट आवर फिंगर्स ऑन द थ्रोट एंड फाइंड अ हार्ड बम्प दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वेलो. जब भी हम स्वेलो करते हैं एक बम्प होता है जो कि मूव करते हैं हमें फील होगा. सो वो जो होता है वहीं पर वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंग्स होता है. सो दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स. ऑल राइट. सो इट इज़ दी अपर एंड ऑफ द विंड पाइप. हमारे जो विंड पाइप है उसके अपर एंड पर होता है वॉइस बॉक्स. ऑल राइट. और 2 vocal cords आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर द पैसेज ऑफ एयर. अब यहाँ पे ये जो वॉइस बॉक्स है ना, यहाँ पर क्या होते हैं, 2 वॉइस कॉर्ड्स होते हैं. क्या होते हैं यहाँ पर बीच में, क्या स्ट्रेच्ड होते हैं वॉइस बॉक्स के यहाँ पर, वोकल कॉर्ड्स यहाँ पर स्ट्रेच होते हैं. ये जो होते हैं ना, ये वोकल कॉर्ड्स यहाँ पर स्ट्रेच किए जाते हैं, होते हैं वोकल कॉर्ड्स. ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ये स्ट्रेच किए जाते हैं और बीच में ना बहुत ही थोड़ा सा स्लिट बचता है, पैसेज बचता है फॉर द एयर टू फ्लो. अब यहाँ पर जो मसल्स से कनेक्टेड रहते हैं ना, वो इनको या तो स्मूथ बना सकते हैं या फिर टाइट बना सकते हैं, जिसकी वजह से हम डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. ऑल राइट. सो यहाँ पर से प्रोडक्शन होता है ऑफ द साउंड. So when the lungs force air through the slit, the vocal cord vibrate कर जाता है, जिससे different हम sounds produce कर सकते हैं. Alright, so muscles attached to the vocal cords can make the cords tight or loose. और when the vocal cords are tight and thin, the type of quality of voice is different from that when they are loose and thick. यहाँ पर हमें समझ में आता है कि जब ये tight होते हैं तो sound की quality different होती है than when it is loose. So do you know कि जो vocal cords होते हैं in men are about 20 millimeter long. Men में 20 millimeter long होते हैं vocal cords. In women these are about 15 millimeter long. So यहाँ पर हमें difference देखने को मिलता है. Alright, children have very short vocal cords, इसीलिए उनकी जो voices होती है men, women and children में यहाँ पर different होती है. Alright, so हमने देखा कि different voice box है और इसीलिए voice भी different है. So when you call your friend who is standing at a distance, your friend is able to hear your voice. तो अब हम बहुत दूर भी खड़े रहते हैं अपने दोस्त से, तो भी कभी कभी उनको हमारी वॉइस सुनाई दे जाती है अगर हम लाउडली उनको बुलाते हैं. राइट और नॉट. सो हाउ डज द साउंड प्रोपगेट और ट्रैवल टू हर और हिम. सो कैसे ये जो साउंड है ये ट्रैवल करता है हमारे फ्रेंड तक, कैसे ट्रैवल करता है. हम जानते हैं कि जो साउंड होता है इट नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल. एक साउंड जो होता है उसको मीडियम चाहिए टू ट्रैवल. ओके, एक मीडियम चाहिए होता है. All right, so when air has been removed completely from a vessel, अब क्या होता है कि मीडियम चाहिए, यानी कि ये जो साउंड है ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है. तो अब अगर हम एक वैक्यूम क्रिएट करें एक वेसल में पूरी तरह से एयर को रिमूव कर दे, वैक्यूम क्रिएट कर दे, तो हम नोटिस करेंगे कि वहाँ पर से हमें कोई साउंड सुनाई नहीं दे रहा है. ओके, सो इट इज सेड टू हैव से दैट देयर इज अ वैक्यूम इन द वेसल. अब यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, सो द साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम. ओके, हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू भी देख सकते हैं कि जो वैक्यूम होता है यहाँ पर से साउंड ट्रैवल नहीं होता है, हमें सुनाई भी नहीं देता है. तो क्या चाहिए होता है, साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है टू ट्रैवल. सो डज साउंड ट्रैवल इन लिक्विड्स. बताएं कि लिक्विड्स में साउंड ट्रैवल करता है या नहीं. ऑफ कोर्स ट्रैवल करता है साउंड. इन लिक्विड्स में साउंड जो है ट्रैवल कर लेता है. कैन यू हियर द साउंड ऑफ द बेल. अब अगर ऐसे सेटअप में आप बेल को रिंग करोगे इनसाइड द वाटर और वाटर के सरफेस पे ऐसे जेंटली अपना ईयर रखोगे सो दैट पानी तुम्हारे ईयर के अंदर ना आए, तो you can hear the sound of the ringing bell. All right, so can you hear the sound? Does that indicate that sound can travel to liquids? Yes, sound can travel to liquids, through liquids. All right, so अब हमने देखा कि साउंड लिक्विड से ट्रैवल कर सकता है. दैट इज हाउ वेल्स एंड डॉल्फिन्स माइट बी कम्युनिकेटिंग अंडर वाटर. ऑल राइट, सो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि साउंड जो है वो अंडर वाटर भी क्या कर सकता है, प्रोपगेट कर सकता है, मूव कर सकता है. सो डज साउंड ट्रैवल थ्रू द सॉलिड्स. क्या सॉलिड से साउंड ट्रैवल कर सकता है. दिस इज इंटरेस्टिंग. वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वुड और मेटल. अब एक ऐसे सेटअप में हम देख सकते हैं कि कभी यहाँ पर से बात करके देखना ऑन द टेबल. ओके, यहाँ पर से कुछ बोलना और अपने फ्रेंड को एक दूसरे कॉर्नर ऑफ द टेबल पर बोलना कि सुन करके देखो समझ में आ रहा है क्या, और क्लियरली उसको सुनाई देगा क्योंकि साउंड बहुत ही फास्टली ट्रैवल कर सकता है. इनफैक्ट इन सॉलिड्स साउंड बहुत ही फास्टली ट्रैवल कर सकता है सॉलिड्स में. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि येस साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स. अब जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये साउंड को प्रोड्यूस करते हैं एंड इट इज कैरीड इन ऑल डायरेक्शंस ऑफ अ मीडियम. जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये ऑल डायरेक्शंस में, मीडियम के किसी भी मीडियम के सारे डायरेक्शंस में साउंड को प्रोपेगेट कराते हैं, ट्रैवल करवाते हैं, कैरी करवाते हैं. सो द मीडियम कुड बी गैस, लिक्विड और अ सॉलिड. ओके, सो साउंड जो भी मीडियम से ट्रैवल कर रहा है वो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है. इनफैक्ट सॉलिड्स में ही सबसे ज़्यादा ईजिली जो साउंड होता है वो ट्रैवल करता है दैन लिक्विड्स एंड गैस. ऑल राइट,
ये हमने देखा भी है, कुछ गेम्स होते हैं जिसमें जैसे कि विस्पर गेम होता है। ओके, यहाँ पर कैसा रहता है ये गेम कि अगर तुम पास में हो ना तो तुम अपने फ्रेंड के कान में कुछ भी जो मैसेज है वो बोल सकते हो जो कि एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचे। अब यहाँ पर क्या होता है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही पास रहते हैं ना सॉलिड्स में, देन लिक्विड के तो पार्टिकल्स दूर रहते हैं और गैसेस के तो पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा दूर रहते हैं। तो जो सॉलिड है यहाँ पर बहुत ही ईजिली जो साउंड है वो ट्रैवल कर सकता है। लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है जिसकी वजह से साउंड थोड़ा सा लेट ट्रैवल होता है, और एयर में तो सबसे ज़्यादा लेट ट्रैवल होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा ईजिली साउंड जो होता है वो ट्रैवल होता है। अब अगर हम देखें, वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। ओके, हम अपने ईयर्स से साउंड को सुन पाते हैं। सो द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक अ फनल। ये जो शेप है आउटर पार्ट ऑफ द ईयर का, ये इट इज लाइक अ फनल, यस और नो, होता है या नहीं? क्या होता है ना कि व्हेन साउंड एंटर्स इट, ये यहाँ पर एक कैनाल के थ्रू ट्रैवल डाउन करता है, यहाँ पर से एक कैनाल के थ्रू ट्रैवल डाउन करता है, एट द एंड ऑफ विच देयर इज अ थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। यहाँ पर एक थिन ना स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है। कैसी मेम्ब्रेन है? कभी ट्रैम्पोलिन पे जंप किया है, ओके, कभी एक स्ट्रेच्ड रबर देखा है? तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो हमारा ईयर ड्रम है, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, जो कि होती है हमारा ईयर ड्रम। ओके, ये जो ईयर ड्रम है ये एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है। ऑल राइट, अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर शीट। अब एक रबर शीट को अगर हम स्ट्रेच करके देखें तो उसकी तरह होता है ईयर ड्रम। साउंड वाइब्रेशंस जो होती है ये ईयर ड्रम को वाइब्रेट करवाती है। जो यहाँ पर से हमने देखा था कि ये जो वाइब्रेशंस हमारे फनल लाइक कैनाल से आ रही है, यहाँ पर से जो ईयर ड्रम है ना, यहाँ पर से वाइब्रेशंस ईयर ड्रम को हिट करती है। ऑल राइट, अब इसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पे ईयर ड्रम भी वाइब्रेट करने लग जाएगा और ईयर ड्रम सेंड कर देता है वाइब्रेशन को इनर ईयर में। अब ईयर ड्रम से वाइब्रेशन कहाँ जाएंगी? इनर ईयर में जाएंगी। इनर ईयर के बाद में यहाँ पर क्या होगा? सिग्नल गोन्स टू द, यहाँ पर इनर ईयर में वाइब्रेशन जाने के बाद में जो सिग्नल है ना वो ऑडिटरी नर्व होती है हमारी, उसके थ्रू हमारे ब्रेन तक उसका सिग्नल पहुँच जाता है। ऑल राइट, दिस इज हाउ वी हियर। So we must never put a sharp pointed or hard thing in our ear, it can damage the eardrum. So हमें हमेशा अपने eardrum को protect करके रखना चाहिए, otherwise we can have our hearing get impaired, हमारी hearing जो होती है वो खराब हो सकती है। अभी तक हमने देखा है कि हमने देखा था कि हमारे ईयर कैसे वर्क करते हैं। ऑल राइट, अब हम देखेंगे कि एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन क्या होता है। बहुत बड़े नाम है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ईजी है। तो अगर हम देखें तो वी हैव लर्न दैट टू एंड फ्रो मोशन इज नोन एज वाइब्रेशन। हमने पढ़ा था कि जो पेंडुलम होता है, कभी देखा है पेंडुलम, ये एक टू एंड फ्रो मोशन करता है नहीं? तो इसी को हम बोलते हैं वाइब्रेशन, यस और नो? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक मोशन को रिपीट कर रहा है इन अ टाइम पीरियड, उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन। दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। इसी मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं, येस ऑफ कोर्स। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, ऑसिलेशन पर सेकेंड, जितने ऑसिलेशन एक सेकेंड में होते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, कि एक सेकेंड में कितने ज़्यादा ऑसिलेशंस हो रहे हैं, कितने ज़्यादा ऑसिलेशन हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ऑल राइट, कितनी बार एक सेकेंड के अंदर कितनी बार वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अपना मोशन रिपीट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। जो फ्रीक्वेंसी है वो हर्ट्ज की यूनिट में एक्सप्रेस की जाती है और जिसका सिंबल है HZ, ओके, H इज कैपिटल। द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। यानी कि अगर मैं बोल रही हूँ कि किसी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की फ्रीक्वेंसी है 1 हर्ट्ज, इसका मतलब है कि वो एक सेकेंड में एक ही ऑसिलेशन करता है। ऑलराइट, जिससे हमें समझ में आता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ओके, तो और भी कुछ चीज़ें जैसे कि हम समझ लें, अगर ये एक वेव है, ओके, ये एक वेव है, साउंड भी एक वेव है, राइट? अब इस वेव में जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये जो डिस्टेंस होता है, ये होता है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ये क्या होता है? ये एम्पलीट्यूड होता है वेव का। इससे पता चलता है कि साउंड कितना लाउड है, कितना ज़्यादा फीबल है, ओके, कितना ज़्यादा लाउड है और कितना फीबल है, इससे पता चलता है हमें, किससे? एम्पलीट्यूड से हमें पता चलता है। इसके अलावा लो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि जो साउंड है वो क्वाइट है, हाई एम्पलीट्यूड का मतलब है कि जो साउंड है वो लाउड है। इसके अलावा अगर हम पिच की बात करें, एम्पलीट्यूड और पिच दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है? अगर हम इसके अलावा पिच की बात करें तो जो पिच है ना, पिच लो फ्रीक्वेंसी में भी हो सकती है और हाई फ्रीक्वेंसी में भी हो सकती है। अब अगर हम देखें कि एक साउंड है ना बहुत ज़्यादा जल्दी, बहुत ही जल्दी फ्रीक्वेंटली रिपीट कर रहा है ना, बहुत ही जल्दी रिपीट कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि उसकी हाई फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, पिच बहुत ही हाई है, ओके। और अगर कोई साउंड है जो आराम से रिपीट कर रहा है, आराम से अपनी फ्रीक्वेंसी को रिपीट कर रहा है, ऑसिलेशन को रिपीट कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे लो फ्रीक्वेंसी, लो पिच या फिर लो साउंड। ऑलराइट, सो हमने देखा कि एम्पलीट्यूड और पिच दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, ओके। सो अब अगर एक ये कैलकुलेशन करके देखते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड, तो हमने देखा कि अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है, व्हाट वुड बी इट्स फ्रीक्वेंसी। हमें जाना था कि फ्रीक्वेंसी क्या थी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड,
फ्रीक्वेंसी क्या थी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड अपॉन टाइम, ऑलराइट, सो पर सेकेंड था। सो यहाँ पर कितना दिया कि 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड दे रहे हैं, यानी कि 20 टाइम्स पर सेकेंड है इसकी फ्रीक्वेंसी। सो इसकी फ्रीक्वेंसी हम बोल सकते हैं कि है 20 हर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 20 हर्ट्ज, which gives us the answer. Now let us move to the next part, which is you can recognize many familiar sounds without seeing the objects producing them. Alright, so have you ever thought what factors make them different? हमने देखा है कि हमने कितने तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के साउंड सुनते हैं हम रोज, बट हमें कैसे पता चलेगा कि एक साउंड दूसरे साउंड से कैसे डिफरेंट है? इसके लिए हम समझते हैं एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बारे में। जैसा कि हमने अभी देखा था कि एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, पिच, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती है और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किसी भी दो तरह के साउंड्स में। तो सबसे पहले अगर हम देखें एक मेटालिक टम्बलर, अब अगर हम एक मेटालिक का ग्लास लें, मेटल का ग्लास लें, एंड अब अगर हम ये एक टेबल स्पून लें यहाँ पर, ठीक है, एक टेबल स्पून लें, अब क्या करेंगे, ये टेबल स्पून से पहले एक बार जेंटली, बहुत ही हल्के से इस टेबल स्पून से मेटल पर अब अगर हम हिट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत ही हल्का सा साउंड सुनाई देगा। बट अगर दूसरी बार में हम इसी टेबल स्पून से थोड़ा सा जोर से इस मेटल टम्बलर को हिट करेंगे, ग्लास को हिट करेंगे, तो क्या होगा, तो इस टाइम पे हम सुनेंगे एक लाउड नॉइज, यहाँ पर हम एक लाउड साउंड सुनेंगे नहीं। सो हियर द साउंड प्रोड्यूस, यहाँ पर एक क्या कहते हैं, यहाँ पर एक फीबल साउंड था, ओके, यहाँ पर एक फीबल साउंड था, बहुत ही हल्का सा साउंड था, और व्हेन वी स्ट्रक इट हार्ड, सो यहाँ पर एक लाउड साउंड रहेगा, है ना, यहाँ पर एक लाउड साउंड रहेगा। सो हम जान सकते हैं कि जितना जोर से यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे उतना ज़्यादा लाउडनेस रहेगी ऑफ द साउंड। अब यही क्या करेंगे, अब इसी को समझने के लिए एक छोटी सी थर्मोकोल बॉल यहाँ पर डाल देंगे, ओके। सो अभी अगर हल्के से अगर हम इसको हिट करेंगे ना, तो ये बॉल जो है ना वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं राइज करेगी, बट अगर हम इसको जोर से अगेन इफ वी स्ट्रक इट हार्ड, तो क्या होगा, ये जो बॉल है ना वो पूरा यहाँ तक जंप करके नीचे आएगी। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम कोई एक रिलेशन बना सकते हैं दोनों के बीच में। अब अगर यहाँ पर कंपेयर करें एम्पलीट्यूड का, ये एक एम्पलीट्यूड शो करेगी हमें, ठीक है। सो अगर हम एम्पलीट्यूड इन दोनों केसेस में कंपेयर करें तो किसका एम्पलीट्यूड लार्ज होगा, जब हमने इसको जोर से स्ट्राइक किया था तब यहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, है ना, तब वो ज़्यादा हाइट तक जो बॉल है वो जंप कर रही थी, जो थर्मोकोल बॉल है। सो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि लाउडनेस जो होती है, साउंड की जो लाउडनेस होती है ना, ये प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। यहाँ पर जो स्क्वायर एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड के भी स्क्वायर से ये प्रोपोर्शनल होती है लाउडनेस ऑफ अ साउंड। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस, अगर एम्पलीट्यूड ट्वाइस हो जाए ना तो लाउडनेस जो है ना वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर एक रिलेशन है बिटवीन द स्क्वायर। सो यहाँ पर अगर मैं एम्पलीट्यूड को बढ़ा दूँ, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड बढ़ा दूँ, उसके साउंड का लाउडनेस 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। ऑलराइट, 2 टाइम्स अगर मैं बढ़ाऊँ तो 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, और इसी तरह से अगर 3 टाइम्स बढ़ाऊँ तो 9 टाइम्स बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ट्वाइस नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, ओके, क्योंकि ये स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है। सो द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट कॉल्ड डेसिबल। सो लाउडनेस को हम इस डेसिबल के थ्रू समझ सकते हैं, जो कि यूनिट है लाउडनेस की। सो द फॉलोइंग टेबल गिव्स सम आइडिया अबाउट लाउडनेस। यहाँ पर कुछ सोर्सेज से लाउडनेस जो है वो पता चलती है, जैसे कि नॉर्मल ब्रीदिंग में 10 डेसिबल की लाउडनेस होती है, फिर सॉफ्ट विस्पर में 30 डेसिबल, नॉर्मल कन्वर्जेशन जो हम करते हैं वो होती है 60 डेसिबल लाउड। इसके अलावा बिजी ट्रैफिक अगर हो तो 70 डेसिबल नॉइज आ सकता है, या फिर एवरेज फैक्ट्री जो होती है वो 80 डेसिबल साउंड यहाँ पर लाउडनेस हमें देखने को मिलती है। सो 80 डेसिबल के ऊपर अगर हमें कोई नॉइज सुनाई दे तो वो फिजिकली पेनफुल भी हो सकता है, अबव 80 डेसिबल। सो द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। ये हमें पता चल गया कि एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है लाउडनेस ऑफ द साउंड। सो व्हेन द एम्पलीट्यूड इज लार्ज, अब अगर एम्पलीट्यूड लार्ज होगी तो साउंड जो प्रोड्यूस होगा वो बहुत ही ज़्यादा लाउड हो जाएगा। सो व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल द साउंड इज फीबल। सो हमें पता चलता है कि एम्पलीट्यूड कम है तो साउंड फीबल है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो साउंड जो है वो हो जाएगा लाउड। ये हम कैसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ है, ओके। सो यहाँ पर हम वेव्स बनाते हैं, एक वेव्स में हमने रखा जो ये इस पार्ट को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो एक वेव की जो एम्पलीट्यूड है वो छोटी सी है, दूसरी वेव की अगर मैं देखूँ एम्पलीट्यूड, यहाँ पर एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, तो बताओ कौन सा वाला लाउड होगा। ऑफकोर्स यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम है यानी कि ये फीबल होगा, ओके। अब दूसरे का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ये जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा है, इसका मतलब ये जो होगा ये साउंड होगा लाउड। ऑलराइट, सो which makes us understand this concept of the amplitude. अब जो फ्रीक्वेंसी अगर हम बात करें, फ्रीक्वेंसी जो डिटरमाइन करती है श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड। अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी, जिससे हमें पता चलता है कि कोई साउंड जो है वो श्रिल है या फिर हाई पिच का है। ऑलराइट, सो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर, अब अगर किसी चीज़ की वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी हाई है, यानी कि बहुत ही कम टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ऑसिलेशंस ले रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है कि नहीं।
यहाँ पर अगर हाई है तो वी से द साउंड इज श्रिल एंड हैज हायर पिच। अब कुछ चीज़ों से हमें हाई पिच सुनाई देती है, जैसे कि अगर हम विसल को पॉप करें, ओके, तो अगर हम विसल बजाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, है ना, बहुत ही जल्दी जल्दी जो है साउंड रिपीट, जो वेव है अपने आप को रिपीट करेगी, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो साउंड है वो श्रिल है, इट हैज़ हाई फ्रीक्वेंसी, हाई पिच। और इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज लो, अब अगर फ्रीक्वेंसी लो है यानी कि आराम से जो वेव है वो आराम से अपने आप को रिपीट कर रही है, तो हम बोलेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी लो है। सो वी से दैट द साउंड हैज़ अ लोअर पिच। फॉर एग्जांपल जो ड्रम होते हैं वो जब वाइब्रेट करते हैं, इट वाइब्रेट्स विद अ लो फ्रीक्वेंसी, यानी कि इट प्रोड्यूसेस अ लो पिच साउंड। जो ड्रम होता है, जैसे हम देख सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी आराम से रिपीट कर रही है ना। सो एक टाइम पर ये फ्रीक्वेंसी आराम से रिपीट कर रही है, यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पर लो पिच है, लो फ्रीक्वेंसी है। और वहीं अगर हम यहाँ पर इस वेव को देखें तो हम देख सकते हैं कि कितना फ्रीक्वेंटली ये जल्दी जल्दी से क्या कहते हैं, ये जो वेव है ये रिपीट कर रही है अपने आप को। सो हम ये बोलते हैं कि ये हाई पिच है, ये लो पिच है। ऑल राइट, सो हमने दोनों को समझा विद एन एग्जाम्पल। नाउ ऑन दी अदर हैंड, इफ विसल जो होती है ये हाई फ्रीक्वेंसी होती है और प्रोड्यूस करती है एक साउंड ऑफ हायर पिच। सो एक जो बर्ड होती है ये हाई पिच साउंड रिलीज करती है। ये जो बर्ड्स होते हैं ना, जो सुबह सुबह मॉर्निंग नॉइज, जो सुबह सुबह मॉर्निंग चर्प करते हैं, ये जो होते हैं ये हाई पिच की वॉइस रिलीज करते हैं, जबकि एक लायन जो है, लायन जो होता है वो लो पिच का रोर रिलीज करता है। ओके, जो लायंस रहते हैं, हमने रोरिंग ऑफ अ लायन देखा है ना, राइट। सो ये एक लो पिच्ड जो होता है साउंड होता है। सो हाउएवर द रोर ऑफ लायन इज वेरी लाउड, लाउडनेस यहाँ पर डिफरेंट है, ठीक है, इट कैन बी लाउड एंड इट कैन बी ऑफ लो पिच। ऑल राइट, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि जो लायन है उसका लाउडनेस ज़्यादा है, यानी कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा है बट फ्रीक्वेंसी कम है। ओके, सो कुछ ऐसा उसका ग्राफ बन के आएगा, एम्पलीट्यूड भले ही ज़्यादा है पर उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी कम है। वहीं अगर हम बर्ड्स की बात करें तो उनका साउंड की एम्पलीट्यूड भी कम है बट फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। ओके, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है ना वो ज़्यादा है, तो हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई पिच है। So, however, the roar of lion is very loud while the sound of the bird is quite feeble, यानी कि feeble है, यानी कि amplitude कम है, भले ही frequency ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ों को compare करते हुए समझते चलना है। So we know that we need a vibrating body for the production of sound। हम जानते हैं कि sound के लिए क्या ज़रूरी है, vibrating body बहुत ज़रूरी है, otherwise sound तो produce ही नहीं होगा। So can we hear the sound of all vibrating bodies? क्या सारी vibrating bodies का sound हम सुन सकते हैं? The fact is that sound of frequency is less than 20 vibration। अभी जो 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड यानी कि 20 हर्ट्स के नीचे जो वाइब्रेशंस होती हैं वो हमें नहीं सुनाई देती है, वो इनऑडिबल होती है, हमारे ह्यूमन ईयर को डिटेक्ट नहीं हो पाती है। इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय अ ह्यूमन ईयर, यानी कि 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, 20 हर्ट्स से कम की फ्रीक्वेंसी ह्यूमन ईयर को नहीं सुनाई दे सकती है। और ऐसे साउंड को हम बोलते हैं क्या, इनऑडिबल बोलते हैं। ऐसे साउंड को हम क्या बोलते हैं, इनऑडिबल बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे हियरिंग कैपेसिटी से कम वाइब्रेशन के साउंड पर हमें देखने को मिलता है और इसीलिए ये होते हैं इनऑडिबल। इसके अलावा ऑन दी अदर साइड साउंड्स ऑफ हायर, कुछ फ्रीक्वेंसी हायर होती है, 20,000 हर्ट्ज से भी हायर होती है, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से जो फ्रीक्वेंसीज हायर होती है वहाँ पर हम वो चीज़ें भी नहीं सुन पाते, वो भी इनऑडिबल हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि वो ह्यूमन ईयर के लिए क्या कहते हैं, डिटेक्टेबल नहीं है। सो दस फॉर ह्यूमन ईयर रेंज हमारे पास में बनकर के आती है कि हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही साउंड सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी के साउंड हम नहीं सुन पाएंगे, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी के साउंड भी हम नहीं सुन पाएंगे। ऑल राइट, सो सम एनिमल्स कैन हियर साउंड्स हायर दैन 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से भी हायर साउंड सुन सकते हैं, जैसे कि डॉग्स जो होते हैं उनके पास में ये एबिलिटी होती है कि वो 20,000 हर्ट्ज से भी ऊपर फ्रीक्वेंसी के भी साउंड सुन लेते हैं। सो द पुलिस, ये जो पुलिस होते हैं ये यूज़ करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी विसल, जो ये पुलिस होते हैं ये हाई फ्रीक्वेंसी के विसल यूज़ करते हैं जिससे डॉग्स कैन हियर, जो डॉग हियर कर पाते हैं बट ह्यूमंस कैन नॉट हियर। सो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट, अब ये जो साउंड हो जाएगा ये अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हम अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फेमिलियर टू अस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रैकिंग मैनी मेडिकल प्रॉब्लम्स में भी ऐसे कुछ अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। ओके, और ऐसे कुछ वर्क्स पर भी यूज़ होते हैं। ऑल राइट, सो हमने देखा अल्ट्रासाउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा हो सकती है। सो यू एंजॉय साउंड्स फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम देखते हैं कि नॉइज़ और म्यूजिक क्या क्या होते हैं। ओके, सो हमने जाना है कि हमने बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से साउंड सुने हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिनकी
आवाज़ हमें बहुत ही ज़्यादा प्लीजिंग लगती है, बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट लगती है टू द ईयर। सो साउंड प्रोड्यूस बाय हार्मोनियम इज़ अ म्यूजिकल साउंड। जैसे कि बहुत सारे जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके साउंड जो होते हैं ये एक म्यूजिकल साउंड क्रिएट करते हैं, एक मेलोडियस साउंड क्रिएट करते हैं, जो कि ईयर के लिए बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट होते हैं। सो द स्ट्रिंग ऑफ सितार ऑल्सो गिव्स आउट अ म्यूजिकल साउंड, बट इफ म्यूजिकल साउंड बिकम्स टू लाउड वुड इट रिमेन मेलोडियस। क्या एक म्यूजिकल साउंड हमें यूजुअली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है सुन के, बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो म्यूज़िक है वो बहुत ज़्यादा लाउड हो जाएगा। ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में होगा ये कि जो हमें नॉइज़, जो हमारा म्यूज़िक है वो हमें नॉइज़ लगने लग जाएगा। नॉइज़ क्या होता है? नॉइज़ एक ऐसा साउंड है जो कि हमारे लिए अनबेरेबल हो जाता है, अनप्लेजेंट हो जाता है, उसको हम नॉइज़ बोलते हैं। कभी सुने हैं ऐसे साउंड जिनको सुन करके बस मन करता है बिल्कुल कान बंद ही कर ले? सो सपोज द कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग इन योर नेबरहुड। अब सोचो कि आपके आसपास में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। आर द साउंड कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट प्लीजिंग? क्या वो साउंड प्लीजिंग होते हैं? मुझे नहीं लगता। सो डू यू एंजॉय द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्न्स ऑफ बसेज एंड ट्रक्स? सच अनप्लेजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज। तो जो साउंड हमारे लिए अनप्लेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? नॉइज बोल देते हैं। So in a classroom, if all the students speak together, what would the sound produced be called? बताओ कि क्या हम उसको noise बोलेंगे या music बोलेंगे? तो क्या हम उसको noise बोलेंगे या music बोलेंगे? अब एक साथ में सभी बात कर रहे हैं तो फिर वो हो जाता है noise, because it becomes unpleasant, unbearable. So प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेज एंड पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। हम जानते हैं कि जो क्या कहते हैं, इतनी सारी जो एयर में गैसेस और पार्टिकल्स जो अनवांटेड रहते हैं, अब अगर एयर में है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एयर पोल्यूशन बोलते हैं। सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड। अब अगर हमारे एनवायरनमेंट में अनवांटेड साउंड है, एक्सेसिव साउंड है, बहुत ज़्यादा साउंड है, तो क्या उसको क्या बोलेंगे हम? उसको हम बोल देंगे नॉइज पोल्यूशन। ऑलराइट, सो मेजर कॉजेज क्या होते हैं नॉइज पोल्यूशन के? साउंड ऑफ व्हीकल हो जाएगा, एक्सप्लोजन्स हो जाएंगे, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स जैसे कि मशीन्स, लाउड स्पीकर्स। सो ऐसे कुछ बहुत सारे साउंड्स होते हैं जो कि नॉइज पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं। सो व्हाट सोर्सेज इन द होम मे लीड टू नॉइज? अब बताओ कि होम में ऐसे क्या क्या चीज़ें हो सकती है जिससे नॉइज हो सके? तो हम देख सकते हैं कि जो टेलीविजन है, टीवी जो होते हैं, ट्रांजिस्टर, रेडियो, ये जो हाई वॉल्यूम पर जो रहते हैं, ट्रांजिस्टर्स रहते हैं, रेडियो एट हाई वॉल्यूम, सम किचन अप्लायंसेस, कुछ किचन अप्लायंसेस भी होते हैं जैसे कि मिक्सर, ग्राइंडर, ये सारे रहते हैं, डेजर्ट कूलर्स, एयर कंडीशनर्स, ऑल ये जो सारी चीज़ें रहती है क्या कंट्रीब्यूट करती है? दे कंट्रीब्यूट टू नॉइज पोल्यूशन। यहाँ पर इन सब की वजह से एक्सेसिव अनवांटेड साउंड होता है इन द एनवायरनमेंट और ये हमें देते हैं नॉइज पोल्यूशन। सो व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन? क्या क्या हार्म्स हो सकते हैं नॉइज पोल्यूशन से? सबसे पहले देखें तो प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइस हो जाएगा हमारे सराउंडिंग में, जिससे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है ना, हेडेक हो सकता है, स्लीप में क्या कहते हैं लैक ऑफ स्लीप हो सकती है, हाइपरटेंशन और क्या कहते हैं हाई बीपी हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, मैनी मोर हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर्स मे बी कॉज्ड बाय नॉइज पोल्यूशन। तो एक पर्सन हु इज एक्सपोज टू लाउड साउंड कंटिन्यूसली मे गेट टेम्पररी और इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग। तो क्या होता है, जो नॉइज पोल्यूशन होगा तो बहुत ज़्यादा लेवल पर नॉइज पोल्यूशन होने से क्या हो सकता है, टेम्परेरी या फिर परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग भी हो सकता है। इट्स दैट सीरियस। तो क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं नॉइज पोल्यूशन के? स्ट्रेस इंक्रीज होना, इरिटेशन, नर्वसनेस, स्लीप डिस्टर्बेंस, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। सो ये बहुत सारी चीज़ें ह्यूमन हेल्थ पर ये इफेक्ट करती हैं। सो नॉइज पोल्यूशन के लिए क्या क्या करना है हमें? अनवांटेड हॉकिंग जो व्हीकल्स में हम करते हैं ना कि आगे वाली गाड़ी हट जाओ, सो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। इसके अलावा लाउड स्पीकर्स इन इवेंट्स को हमें रिस्ट्रिक्ट करना है। नॉइजी मशीन को जो रहती है इंस्टॉल्ड रहती है इन साउंड प्रूफ चैम्बर्स, उनको भी हमें क्या कहते हैं हटाना है। और इसके अलावा भी साइलेंट को सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज में यूज़ करना है और साइलेंट जोन्स को क्रिएट करना है। तो ये कुछ वेज है जिससे हम नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब हम क्या मेजर्स कर सकते हैं टू लिमिट नॉइज़ पोल्यूशन? नॉइज़ के लिए हमको सोर्स ऑफ नॉइज़ को कंट्रोल करना है। इसके अलावा कैसे ये अचीव होगा? सबसे पहले हमें डिवाइसेस को साइलेंस करने के डिवाइस भी इंस्टॉल करने चाहिए। एयरक्राफ्ट इंजन्स में साइलेंटिंग डिवाइस यूज़ करने चाहिए, है ना। ट्रांसपोर्ट्स में, व्हीकल्स में, इंडस्ट्रियल मशीन्स में, होम अप्लायंसेज में भी साइलेंसिंग डिवाइसेस हमें यूज़ करने चाहिए। ऑलराइट, सो हाउ कैन दी नॉइज़ पोल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन अ रेजिडेंशियल एरिया? अब घरों वाले एरिया में नॉइज़ पोल्यूशन कैसे रिड्यूस किया जाए? तो ऑल नॉइजी ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड
अवे फ्रॉम एनी रेसिडेंशियल एरिया। अब जहाँ पर सबके घर रहते हैं ऐसे एरिया से कितने जो भी नॉइजी ऑपरेशंस होते हैं उनको हमें दूर रखना चाहिए, है ना। और इसके अलावा नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेट अवे फ्रॉम सच होम्स सच एरियाज। यूज ऑफ ऑटोमोबाइल होम्स हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज। यहाँ पर ऑटोमोबाइल हॉर्न्स जो है उनका यूज़ हमें मिनिमल रखना है, जिससे हमारा नॉइज़ पोल्यूशन लिमिट होकर के रहे। इसके अलावा टीवी और म्यूजिक सिस्टम को भी लो वॉल्यूम पर हमें यूज़ करना चाहिए। ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ट्रीज होते हैं वो नेचुरल अब्जॉर्बर होते हैं ऑफ नॉइज और अराउंड बिल्डिंग्स टू कट डाउन द साउंड रीचिंग द रेजिडेंट्स दस रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। इसके अलावा this concludes the chapter in a single go. Now let us talk about our favorite platform Magnet Brains, जो कि हमें प्रोवाइड करता है फ्री में क्वालिटी एजुकेशन। हमारा काम है वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम में भी हमें कोर्सेज प्रोवाइड करता है। CBSE बोर्ड के साथ साथ इन सारे बोर्ड्स के भी कोर्सेज प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स ऑल्सो प्रोवाइड्स कोर्सेज फॉर वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। मैग्नेट ब्रेन्स की ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैग्नेट ब्रेन्स इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर प्रेजेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।